बच्चों, हम कक्षा 12 के इतिहास के प्रथम पुस्तक को आगे, जो अध्याय 2 राजा, किसान और नगर, उनके बारे में हम बताएंगे। उस दिन पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कक्षाओं में कि उसके आगे अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। मतलब राजा या उनके मंत्री या उनके जो सामंत होते थे वो राजा की उपलब्धियों का वर्णन उस पर कराते थे। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा भी होता था। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते थे। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती थी। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जाता था। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईस्वी पूर्व में अक्षर अ को, ये ऊपर वाला जो अ है, इसको लिखा जाता था 250 ईस्वी पूर्व में। वही बाद में जो 500 ईस्वी पूर्व आया तो इसको अ को इस प्रकार से लिखा जाने लगा। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। मैं आपको बताया था उस समय प्राकृत और ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि यही होती थी। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इसी अध्याय में हम अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषाओं में लिखे हुए का प्रमाण मिलता है, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाओं को बोलते होंगे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। केवल प्राकृत भाषा, पाली भाषा, तमिल और संस्कृत भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक बोलने जाने भाषा तमिल भाषा है, क्योंकि दक्षिण में बहुत पहले से ही जब भारतवर्ष था उस समय से बोली जाती है। क्योंकि आर्य तो बाहर से आए थे, लेकिन यहाँ जो उन्होंने आर्य जो आए थे बाहर, उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया बाद में। लेकिन जो यहाँ के शुरू से निवासी थे भारतवर्ष के, जिनको द्राविड़ बोला जाता है, उन्होंने तमिल भाषा का प्रयोग किया हुआ था। इसके अलावा अभिलेख, आपको अगर अभिलेख देखना है या जानना है, समझना है, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त का अभिलेख, जो उसकी विजयों का उल्लेख उसके दरबारी कवि हरिसेन ने, जो उसके दरबारी कवि थे हरिसेन जी ने, यहाँ पर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इलाहाबाद के स्तंभ लेख पे कराया था, जो आज भी उस समय ये अकबर के किले में, दुर्ग में स्थित था। उसे उठाकर इस समय राजकीय संग्रहालय में इलाहाबाद में रख दिया गया है, जो कि चंद्रशेखर आजाद पार्क के बगल में है। आप कभी भी, जब ये कोरोना का संकट दूर हो सकता है गर्मियों की छुट्टी में, तो आप इनका अवलोकन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सी संग्रहालय में बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि यहाँ जो इलाहाबाद तथा इलाहाबाद के आसपास जो भी चीज़ें मिली हुई थी उनको रखा गया है। तो उस हरिसेन जी ने उस अभिलेख का जो खुदवाया था वो संस्कृत भाषा में था और वो चंपू शैली में था। चंपू शैली का मतलब गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा जाता है, उसे चंपू शैली बोला जाता है। तो ये चीज़ें अभिलेख से इस चीज़ की जानकारी होती थी कि उस समय राजा समुद्रगुप्त के समय वहाँ के दरबारी कवि एक हरिसेन था, उसने इस समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। तो उसी प्रकार जो भी अभिलेख लिखे हुए, बहुत से अभिलेख अब अशोक के पाए गए हैं। बहुत से, वो जिसमें खरोष्टी, आर्मे माई, तमाम तरह की जहाँ जहाँ भाषाएं थी उस भाषाओं में उनके अभिलेख खुदे हुए मिलते हैं। इसीलिए आपको शुरुआत में इस पाठ में बताया गया था कि अशोक का नाम सबसे अधिक अभिलेखों पे खुदा हुआ मिलता है, क्योंकि अशोक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत तथा अपने
पिता पुत्री और पुत्र को धर्म का बढ़ावा देने के लिए बहुत सी देशों की यात्राएं उसने करवाई थी। आपने और जहाँ जहाँ गए वहाँ पर उस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अभिलेखों को उस भाषा वहाँ की स्थानीय भाषा में खुदवाया गया, जिससे लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता चल सके। ये तो आपका अभिलेख था। इसके अलावा एक जनपद होता है। जनपद जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जनपद हमारा इलाहाबाद है। तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन जैसे लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत भाषा दोनों मिलता है। तो ये चीजें थी जनपद के बारे में कि मतलब जनपद जहाँ लोग बसेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में। जैसे हमारा इलाहाबाद जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो वो जहाँ लोग बसेंगे तो पहले गांव बसेंगे, कुल बसेगा, मतलब कबीला बसेगा, कबीले के बाद गांव होगा, गांव के बाद वो पंचायत, थोड़ी सी और बड़ा नगर पंचायत होगा, नगर पंचायत के बाद नगर पालिका होगी और नगर निगम होगा। जैसे इस समय की भाषाएं हैं, मतलब इस समय की जो ढल रहा है, उसी तरह उस समय ग्राम के बाद कुल था, कुल के बाद ये आपका जनपद आता था, जनपद के बाद महाजनपद आते थे, जो कि इसी पाठ में हम महाजनपदों के का उल्लेख किया गया है। उनके बारे में हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आज का जो था अभिलेख के बारे में था और जनपद के बारे में था कि आपने देखा होगा, अभी दिखाया मैंने आपको चित्र, उस पर लिखा हुआ कॉपी पर लिख के कि अ को किस प्रकार से लिखा जाता था और कब 250 ईस्वी पूर्व में और 500 ईस्वी में अ को ठीक वही अ दूसरी तरह से बदल गया था। तो इस प्रकार से भाषाओं का बदलते 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 और जो चीज़ थी हमारी आज जो हम पढ़ते हैं वह एक हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो हम लिखते हैं पढ़ते हैं, उसी के द्वारा आज हम देवनागरी लिपि को पढ़ते और लिखते हैं। धन्यवाद।